हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और साथ के साथ सीटेट की तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी फिलहाल सीटेट के सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने लग रहा हूं। तो आज ये होने वाली है हमारी थर्ड क्लास। इससे पहले मैं 2 क्लासेस ले चुका हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या नेचर क्या है किस चीज का, चाइल्ड डेवलपमेंट का। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास की प्रकृति का वर्णन करता है। तो बताइए कौन सा है, कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल मल्टी डायमेंशनल है, या यूनिडायमेंशनल एंड लाइनर है, या टोटली अनप्रेडिक्टेबल एंड रैंडम है, या फिर डिटरमाइंड सोले बाय जेनेटिक्स है। तो क्या केवल आनुवंशिकी पर निर्धारित करता है डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट पे भी तो करता है ना। तो ये गलत हो जाएगा। और टोटली अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। मानते हैं कि हम क्या है, डेवलपमेंट अनप्रेडिक्टेबल है, पर थोड़ा बहुत क्या है, प्रेडिक्टेबल भी है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे ही यूनिडायमेंशनल एंड लाइनर है, ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि कैसा है, मल्टी डायमेंशनल। और कैसा है, डेवलपमेंट कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसका आंसर होने वाला है फर्स्ट। आगे देखेंगे, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड। क्या कि हमारी बॉडी जो है, इसमें क्या बता रखा है कि इसमें डेवलपमेंट जो होता है, अगर कहां से, सेंटर से आउटवर्ड की तरफ जाए, तो वो कौन सा डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो आपको वो प्रिंसिपल बताना है कि ये कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है जिसमें सेंटर से आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ जाती है डेवलपमेंट। सेफेलोपोडल प्रिंसिपल है, या प्रोसिमोडिस्टल है, या प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, या प्रिंसिपल ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी है। तो कौन सा होने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी भी नहीं होगा, इंटीग्रेशन भी नहीं होगा। तो ये 2 प्रिंसिपल जो बच गए, क्योंकि हमें प्रिंसिपल बताने हैं। तो सेफेलोपोडल है या प्रोमोक्सिडिस्टल है। तो सेफेलोपोडल में तो सिर से पैर होता है, तो ये वैसे गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होने वाला है सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड फिजिकल ग्रोथ, आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड हाइट एंड पीयर इन्फ्लुएंस। कि कौन सी, क्या स्टेज में, डेवलपमेंट के कौन से पीरियड में तीव्र शारीरिक वृद्धि होती है, पहचान निर्माण करता है बच्चा, और साथियों के बढ़े हुए प्रभाव की विशेषता वाली विकास की अवधि है। तो अर्ली चाइल्डहुड में भी होती है फिजिकल डेवलपमेंट, पर आइडेंटिटी फॉर्मेशन नहीं होती है, गलत। ठीक है, तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन कौन सी में होती है, आपको देख के ही समझ जाना है। जब आपने पता भी होगा कि एडोलसेंस की एज को क्या आइडेंटिटी वाली स्टेज भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये होने वाला है किशोर अवस्था। क्या रहेगा इसका आंसर, किशोर अवस्था। अगला देखेंगे, विच ऑफ द फैक्टर प्लेज अ मेजर रोल एज ए प्राइमरी एजेंट ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग इन्फेंसी। ये ध्यान रखेंगे कि प्राइमरी एजेंट बताना है सोशलाइजेशन का इन्फेंसी के दौरान। ठीक है, शैशव अवस्था के दौरान सामाजिकरण का प्राथमिक कारक कौन सा है, स्कूल है, फैमिली है, मास मीडिया है, पीयर ग्रुप है। तो क्या रहेगा इसका आंसर, इन्फेंसी में सबसे ज्यादा पास कौन रहते हैं, फैमिली मेंबर्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा, परिवार। अगला देखेंगे, इन पियाजे थ्योरी द टेंडेंसी टू फोकस ऑन ओनली वन salient feature of an object while ignoring other relevant aspect is term। पियाजे के सिद्धांत में अन्य प्रासंगिक पहलुओं की अपेक्षा करते हुए किसी एक वस्तु की केवल एक प्रमुख विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना की प्रवृत्ति क्या कहलाता है। कि हमने कोई ऑब्जेक्ट देखा और उसकी सिर्फ हम एक विशेषता या उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक पर ही ध्यान दे रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, सेंट्रेशन बोला जाता है, डिसेंट्रेशन बोला जाता है, रिवर्सिबिलिटी बोला जाता है, या कंजर्वेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे, उसे बोला जाता है सेंट्रेशन। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही उस पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अब अगला देखेंगे, according to Jean Piaget schema creation happens through which two
कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस। या जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा का निर्माण किन दो प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है? ठीक है, कि नॉलेज हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, किन दो चीजों के माध्यम से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट के माध्यम से। तो ये पियाजे ने बात की ही नहीं है रेनफोर्समेंट पनिशमेंट की, तो ये गलत हो जाएगा। कैप फोल्डिंग की बात वाइगोत्स्की ने की है, ये भी गलत हो जाएगा। कंडीशनिंग और एक्सटिंक्शन की भी बात पियाजे ने नहीं की है, तो ऑप्शन रहेगा बी, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में क्या होता है कि जब हम अपने स्कीमा में चेंज करते हैं और कुछ नया ऐड कर लेते हैं, और एसिमिलेशन क्या होता है कि जब हम अपने स्कीमा में नई नॉलेज ऐड करेंगे विदाउट चेंज किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A student understand that a liquid poured from a short wide glass into a tall thin glass remains the same amount the child has achieved। क्या कि एक कंटेनर में क्या है, पानी भर रखा है, और बच्चे को पता चले कि अगर हम इसे बड़े कंटेनर में डाल लेंगे और जो क्या हो पतला हो, और बच्चे को पता हो कि क्या कि ये वाटर और ये वाटर क्या है सेम, तो क्या है इनकी वॉल्यूम क्या है सेम है, तो उसे क्या बोलेंगे? एनिमिज्म बोलेंगे, कंजर्वेशन बोलेंगे, ट्रांजिटिव रीजनिंग बोलेंगे, या इगोसेंट्रिज्म बोलेंगे? तो इसे क्या बोलेंगे बताइए? इसे बोलेंगे हम कंजर्वेशन। क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन। नेक्स्ट देखिए क्या है, लेव वाइगोस्की एम्फेसाइज्ड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्राइमरी मेडिटेटेड बाय। मैंने बता रखा है कि अगर लेव वाइगोस्की की बात आए तो वो किस चीज से रिलेटेड रहेगा? कल्चर से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, या सोसाइटी से रिलेटेड। तो देखिए लैंग्वेज और कल्चर कहाँ है इसमें, तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको यही लगा देना है। अगला देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। अगला देखिए क्या है, लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सेज टू इंटेलिजेंस टेस्ट, मोरल डिलेमास, प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, या ऑब्जर्वेशनल चेकलिस्ट। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने किस चीज की थ्योरी दी है? मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, और उसमें किस चीज की बात की है? मोरल डिलेमास की। हिंज डिलेमा बताया था ना वो स्टोरी, तो इसका आंसर होने वाला है मोरल डिलेमास। अगला देखेंगे, a child complies with classroom rules strictly to avoid losing recess time. According to Kohlberg, the child is at which level of morality? एक बच्चा खेल का समय खोने से बचने के लिए कक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करता है। क्या इस चीज पे ध्यान देंगे? नियमों का क्या कर रहा है? सख्ती से पालन करता है, तो वो किस प्रकार की नैतिकता के स्तर में है? तो जिसमें बच्चा क्या करे, रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करे, वो कौन सी स्टेज में आता है? 3 स्टेज है ना, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, तो वो आता है फर्स्ट स्टेज में, प्री कन्वेंशनल स्टेज में। अगला देखेंगे, According to Howard Gardner, an individual with high capacity to perceive the visual spatial, ठीक है क्या, visual spatial world accurately exhibits, जब क्या उसे शेप्स की अच्छी जानकारी हो, तो वो कौन सी इंटेलिजेंस से रिलेट करेगा, या उसमें कौन सी इंटेलिजेंस है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? स्पेटियल इंटेलिजेंस है, बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, या लिंग्विस्टिक? लिंग्विस्टिक लैंग्वेज से रिलेटेड होती है, गलत। इंट्रापर्सनल खुद से रिलेटेड रहती है, गलत। बॉडीली काइनेस्टिक क्या रहती है? जिसमें खुद की बॉडी पर अच्छा कंट्रोल हो, ये गलत। तो इसका होने वाला है पहला, स्पेटियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन इंडिविजुअल हु अंडरस्टैंड देयर ओन इमोशन, क्या कोई व्यक्ति या इंडिविजुअल अपने इमोशंस को, मोटिवेशंस को और इनर स्टेट प्रोसेसेस को हाई या अब उनके बारे में अच्छी जानकारी रखता है, तो वो कौन सी उसमें आएगा? वो आएगा इंटरपर्सनल, दूसरों से रिलेटेड रहता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेचुरलिस्टिक किससे रहता है? प्रकृति से रिलेटेड, ये गलत हो जाएगा। म्यूजिकल इंटेलिजेंस किस चीज से रिलेटेड रहता है? म्यूजिक से, तो इसका आंसर होने वाला है इंट्रापर्सनल। ठीक है, अगला देखेंगे, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग इज व्यूड एज, लर्निंग को कैसे देखा जाता है किस प्रगतिशील शिक्षा में?
सीखने को किस रूप में देखा जाता है? पैसिव, पैसिव क्या है? एक पैसिव रिसेप्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण। पैसिव नेगेटिव वर्ड है, गलत हो जाएगा। प्रिपरेशन फॉर स्टैंडर्डाइज टेस्ट ओनली, ओनली क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। रोट मेमोराइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, रोट मेमोराइजेशन भी क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होने वाला है बी, एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस। क्या? अपने एक्सपीरियंस से नॉलेज का निर्माण करना, ज्ञान का निर्माण करना। अगला देखिए, जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन असाइन्ड बाय सोसाइटी टू मेल्स एंड फीमेल्स आर। क्या? समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं को सौंपी गई लैंगिक भूमिकाएं और अपेक्षाएं हैं। क्या होता है वो? बायोलॉजिकल डिटरमाइंड, या सोशल कंस्ट्रक्ट, या इनहर्ट जेनेटिक ट्रेट्स, या परमानेंटली अनचेंजेबल। तो सोसाइटी के द्वारा दी गई हैं, या जो सोसाइटी चाहती है हमसे, जो एक्सपेक्टेशन रखता है कि मेल क्या करेगा काम और फीमेल क्या करेगा, तो उसे क्या बोला जाएगा? सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक रूप से निर्मित, जो समाज ने बनाई है। जैसे कि पहले माना जाता था कि लड़कियां क्या करेंगी? घर का काम करेंगी, और पुरुष क्या करेगा? बाहर का काम करेगा। तो वो क्या थी? एक सोशल कंस्ट्रक्ट था। अगले देखेंगे, स्टेटमेंट लाइक बॉयज डोंट क्राई और गर्ल आर नेचुरली बेटर एट कुकिंग रिफ्लेक्ट। क्या? कि बॉयज रोते नहीं हैं और गर्ल्स क्या? अच्छा खाना बनाती है। तो ये क्या है? एक टाइप का जेंडर इक्वालिटी है? नहीं है। जेंडर न्यूट्रलिटी है? नहीं है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है या जेंडर इंपावरमेंट? इंपावरमेंट भी नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या रहेगा? जेंडर स्टीरियोटाइप। इसे क्या बोला जाता है? स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादिता। आगे देखेंगे, टू फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग अ टीचर शुड आस्क क्वेश्चन दैट। क्या? कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए किस टाइप के क्वेश्चन टीचर को पूछने चाहिए? रिक्वायर सिंपल रिकॉल ऑफ फैक्ट्स, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। हैव ओनली वन करेक्ट प्रेजेंट प्रीसेट आंसर, क्या? जिसका सिर्फ एक आंसर हो, वैसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए? नहीं। रिले ऑन डायरेक्टली लाइन बाय लाइन कॉपिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक, कि जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वही बताए बच्चा क्वेश्चन पूछने पे, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो इसका आंसर होने वाला है सी, एनकरेज एनालाइज इवेल्युएशन एंड मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए जिसमें बच्चा एनकरेज करे, एनालाइज कर सके, इवेल्युएशन कर सके, और मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हो, एक से ज्यादा जवाब दे सके। आगे देखेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट को ध्यान रखेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग भी बोला जाता है। प्राइमरी सर्व्ड एज, फॉर्मेटिव असेसमेंट मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्या रहता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में? ग्रेड एंड रैंक स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द टर्म। एंड ऑफ द टर्म में क्या दिया जाता है? रैंक और ग्रेड दिया जाता है स्टूडेंट्स को, गलत है। कंपेयर स्कूल परफॉर्मेंस अगेंस्ट नेशनल एवरेज, कंपेयर किया जाता है, गलत, नेगेटिव वर्ड हो गया ना। फेल लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट पब्लिकली, क्या? कि जो कम प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, उन्हें पब्लिकली फेल कर देना, ये गलत है, सार्वजनिक की। तो इसका असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या रहता है कि हम क्या करें? साथ के साथ इवेल्युएट करें, प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक दे हम ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस टू गाइड इंस्ट्रक्शन, निर्देश को मार्गदर्शन देने के लिए सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर प्रतिक्रिया फीडबैक प्रदान करना। जब लर्निंग प्रोसेस चल रही है उसी दौरान बच्चे को क्या दिया जा रहा है? फीडबैक दिया जा रहा है। अगला देखिए, सम्मेटिव असेसमेंट, इसे क्या बोला जाता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस ड्यूरिंग एवरी लेसन, एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट और एकेडमिक टर्म, बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू टॉपिक टू चेक प्रियर नॉलेज, ओनली ड्यूरिंग इनफॉर्मल प्ले एक्टिविटीज। जैसे कि मैंने बताया कि फॉर्मेटिव जो रहता है असेसमेंट, उसमें क्या रहता है? ड्यूरिंग फीडबैक, साथ के साथ लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही क्या दिया जाएगा? फीडबैक दिया जाएगा। पर सबमेटिव में क्या रहता है कि एंड ऑफ द टर्म, ठीक है, या साल के आखिरी में क्या बच्चे को ग्रेड दी जाएगी या रैंक दी जाएगी। तो इसका आंसर होने वाला है बी, एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल यूनिट और एकेडमिक टर्म। आगे देखेंगे, असेसमेंट एज लर्निंग किस चीज पे जोर देता है? असेसमेंट एज लर्निंग
पीयर असेसमेंट एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन बाय लर्नर पर, या टीचर डोमिनेटेड ट्रेडिशनल ओरल एग्जाम्स पर, या स्टैंडर्डाइज बोर्ड एग्जामिनेशन पर, या फिर स्ट्रिक्ट एक्सटर्नल पेनल्टी सिस्टम पर। अब देखिए, स्टैंडर्डाइज बोर्ड एग्जाम, टीचर डोमिनेट गलत, स्ट्रिक्ट एक्सटर्नल पेनल्टी सिस्टम गलत। तो इसका आंसर होने वाला है फर्स्ट, पीयर असेसमेंट एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन बाय द लर्नर। बच्चा खुद के बारे में जान सके कि वो उसकी वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथनेस क्या है, और अपनी गलतियों को ठीक कर सके। तो उसमें वो किस में आता है, असेसमेंट एज लर्निंग। आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जो आपके सामने आते हैं ना, तो सबसे पहले जो नेगेटिव हों, जो आपको क्या लगते हो नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, जो आपको गलत लगते हैं, पहले उन्हें एलिमिनेट करें, बाद में अपने आप ही आंसर बच जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज ऑन वेयर। इंक्लूसिव क्लासरूम, एक समावेशी कक्षा वह है वहां, इसे बोला जाएगा एक समावेशी कक्षा। स्टूडेंट विद स्पेशल नीड आर आइसोलेटेड इन अ सेपरेट सेक्शन, अलग करना एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये गलत हो जाएगा। डाइवर्सिटी इज वैल्यूड एंड ऑल लर्नर्स आर इंटीग्रेटेड विद अप्रोप्रिएट एडेप्टेशन। ओनली वर्ड गलत है। ओनली गिफ्टेड स्टूडेंट रिसीव टेलर्ड इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट, या स्टैंडर्डाइज रिज्ड टीचिंग, है ना, ये रिज्ड वर्ड गलत है। क्या है ये, नेगेटिव वर्ड है, गलत। तो बच क्या गया कि विविधता का सम्मान किया जाए, किसमें, इंक्लूसिव क्लासरूम में सभी शिक्षार्थियों को उपयुक्त अनुकूलन के साथ एकीकृत किया जाए। ठीक है, सभी को सम्मान अधिकार दिए जाए, इस टाइप से, जिसको मतलब जिन बच्चों को जो नीड है उनके अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाया जाए। आगे देखेंगे, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, आरपीडब्ल्यू, जो 2016 में आया था, उसमें कितनी डिसेबिलिटीज हैं, मतलब कितनी डिसेबिलिटीज को लाया गया है इस एक्ट के दौरान, 7, 14, 21 और 28, तो टोटल कितनी है, 21। ठीक है, 2016 में 21 डिसेबिलिटीज के बारे में बताया गया है आरटी एक्ट 2016 में। जबकि सबसे पहले जब पीडब्ल्यूडी एक्ट आया, जो 1992 में आया था, उसमें कितनी थी, टोटल सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज के बारे में बताया गया था। पर जब 2016 में आया तो इसे 7 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 21। ठीक है, आगे देखेंगे, A student who reverses letter reading was as show, क्या कोई बच्चा शब्दों को उल्टा कर दे रहा है, उसने वोज को सा पढ़ रहा है, सो पढ़ रहा है, सॉरी, और लिखते टाइम क्या बी को डी लिख रहा है, मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंसेस। तो ऐसे बच्चे जो मतलब वर्ड्स में गलत करते हैं पढ़ते टाइम, लिखते टाइम, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, या वो किस टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी में आएगा। तो डिसकैलकुली आपको पता है किस चीज से रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड है, कैलकुलेशन से। ये क्या है, ऑटिज्म एक लर्निंग डिसऑर्डर नहीं है, एडीएचडी भी लर्निंग डिसऑर्डर नहीं है, तो क्या रहेगा, डिसलेक्सिया। ठीक है, अगला देखिए, डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड रहता है, स्पेसिफिकली अफेक्ट ए स्टूडेंट, किस चीज पर अफेक्ट डालता है। मैथमेटिक मैंने बताया था अभी, डिस्कैलकुलिया से रिलेटेड रहता है, फाइन मोटर कंपोजिशन एंड लिजिबल हैंड राइटिंग, सूक्ष्म मोटर संरचना और पठनीय हस्तलेखन, ऑडिटरी परसेप्शन से या फिजिकल लोकोमोशन से। तो ग्राफिया से आप वर्ड याद रखेंगे कि ये किस चीज से रिलेटेड रहता है, हैंड राइटिंग से। इसका आंसर होने वाला है बी। अगला देखेंगे, अ स्टूडेंट हु फेसेस एक्सट्रीम डिफिकल्टी विद नंबर, किस चीज में डिफिकल्टी महसूस करता है, नंबर ऑपरेशंस में, प्लेस वैल्यूज में, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में। अभी बताया था मैंने, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहता है वो किस में आता है, डिसलेक्सिया में आता है, ग्राफिया में आता है, कैलकुलिया में आता है, या फेसिया में आता है। तो वो आता है डिसकैलकुलिया में, जिसमें कैलकुलिया को आप कैलकुलेशन से याद रख सकते हैं, और कैलकुलेशन किस में होती है, मैथ में। ठीक है, आगे देखेंगे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD इज कैरेक्टराइज्ड बाय नोटेबल चैलेंजेस इन, कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं किसी भी ऑटिज्म वाले बच्चे को। तो फिजिकल स्ट्रेंथ, या सोशल कम्युनिकेशन एंड रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न्स रहेगा उसका, रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स,
या विजुअल क्लैरिटी। तो क्या रहेगा उसमें, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, सोशल कम्युनिकेशन में और रिपीटिव बिहेवियर पैटर्न्स में। आगे देखेंगे, टू accommodate a gifted student in a regular classroom, a teacher should। गिफ्टेड स्टूडेंट को अच्छी सुविधाएं, या आप ये बोल सकते हैं कि कोई क्लास में एक गिफ्टेड स्टूडेंट है तो टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है। गिव देम रिपीटिव ड्रिल वर्कशीट, बार बार उन्हें रिपीटिव ड्रिल वर्कशीट देनी चाहिए। प्रोवाइड इनरिचमेंट अपॉर्चुनिटी एंड कॉम्प्लेक्स ओपन एंडेड टास्क देने चाहिए, या लोअर लर्निंग एक्सपेक्टेशन टू मैच पीयर्स, या इग्नोर देयर पेस ऑफ लर्निंग कंप्लीटली, उनके पेस ऑफ लर्निंग को इग्नोर कर दिया जाए, गलत हो जाएगा। साथियों से मेल खाने के लिए सीखने की अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ये सीखने की अपेक्षा को कम नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, तो ये गलत हो गया। रिपीटिव सिलेबस भी गलत है। तो क्या, प्रोवाइड एनरिचमेंट करना चाहिए, किनको, गिफ्टेड चिल्ड्रंस को ओपन एंडेड टास्क देने चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। कैसे टास्क देने चाहिए उन्हें, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आगे देखेंगे, इन अ क्लासरूम ऑफ डाइवर्स लर्नर्स डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मीन। अब ये इसका मतलब पूछा गया है इसमें कि इसका मतलब क्या होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का, टीचिंग एवरी चिल्ड्रन यूजिंग द एग्जैक्ट सेम स्ट्रेटजी, या फिर अडेप्टिंग कंटेंट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट नीड्स एंड प्रोफाइल्स। क्या कि या तो सभी को सेम दिया जाए, सभी बच्चे को, चाहे वो कमजोर हो या गिफ्टेड हो, सभी को सेम स्ट्रेटेजी से पढ़ाया जाए। दूसरा क्या लिख रखा है कि जैसे बच्चे हैं उनकी आईक्यू है तो या उनके अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, कि अगर किसी को ज्यादा नीड है, अगर किसी को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो उसे दूसरे तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जाए, ताकि टीचर उसे अच्छे से समझा सके और बच्चा समझ सके। तो मतलब उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाया जाए, ठीक है। क्लासिफाइंग स्टूडेंट परमानेंटली इनटू हाई और लो एबिलिटी ग्रुप, बच्चे को ग्रुप्स में बांट दिया जाए, तो ये गलत हो जाएगा। फोकसिंग इंस्ट्रक्शन सोले ऑन द एवरेज परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, केवल औसत प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर निर्देशन, केवल वर्ड ही गलत है ना। और ऐसा तो है नहीं कि क्लास में सिर्फ एवरेज बच्चों पर ही ध्यान दिया जाएगा, सभी पर ध्यान देना जरूरी है। तो इसका आंसर होने वाला है बी। ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि सभी बच्चों के लिए, चाहे वो एवरेज है या डम है या फिर गिफ्टेड है, उनके लिए सेम स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई जा सकती, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है बी। अगला देखेंगे, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 FLN की फुल फॉर्म क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी शुड बी अचीव्ड बाय चिल्ड्रन, शुड बी अचीव्ड बाय ऑल चिल्ड्रन बाय, कब तक, FLN कब तक, कौन सी क्लास के बच्चों तक होना चाहिए। इसका आंसर होने वाला है ग्रेड 3। FLN को किस ग्रेड तक हासिल किया जाना चाहिए, ग्रेड 3 तक, ठीक है। ये क्वेश्चन भी करवा चुका हूं मैं पहले। ये क्वेश्चन देखिए, विच पॉलिसी स्ट्रॉन्गली एम्फेसाइज मदर टंग रीजनल लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5। किस पॉलिसी के अंडर आता है जिसमें कहा गया है कि 5th क्लास के बच्चों तक उनको उनकी नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग में पढ़ाया जाना चाहिए, या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए। NCF 2005 में, NEP 2020 में, RT एक्ट 2009 में, या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर होने वाला है NEP 2020 में। अगला देखेंगे, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ स्कूल एजुकेशन NCF SE 2023, ठीक है, 2023 इज डेवलप्ड अंडर द लीडरशिप। 2023 में जो NCF आया वो किसकी लीडरशिप के अंडर आता है, यशपाल DS कोठारी या के कस्तूरी रंगन या राधा कृष्ण। तो ये इनके उसमें आता है, लीडरशिप में डेवलप किया गया के कस्तूरी रंगन जी के में। अगला देखेंगे, अंडर द राइट ऑफ एजुकेशन RT एक्ट 2009 में प्यूपिल टीचर रेशो ऑफ प्राइमरी स्कूल कितना बताया गया है। प्यूपिल टीचर रेशो का मतलब है कि कितने
बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। ठीक है, तो वो है कि अगर 30 बच्चे हों तो 30 बच्चे पर एक टीचर होना चाहिए। अगर 30 से 31 भी हो गए तो वो 2 टीचर होने चाहिए उनके लिए। तो इसका आंसर होने वाला है बी। ठीक है, अगला देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द आरटी एक्ट 2009, प्राइवेट नॉन एडेड स्कूल मस्ट रिजर्व व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट फॉर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। क्या क्या दे रखा है कि आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कितनी प्रतिशत सीट आरक्षित करनी होगी। किनको? प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उन्हें कितनी परसेंट सीटें, जो क्या है जिनकी आर्थिक स्थिति कम है, उनके लिए कितनी प्रतिशत सीटें स्कूल में रखनी पड़ेंगी। किसके में? आरटीई एक्ट में बताया गया है कितनी कितनी परसेंट सीटें रखनी होंगी। 10%, 15%, 25% या 33%। तो इसका आंसर होने वाला है, क्या आंसर होगा इसका? 25%। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आंतरिक प्रेरणा किसके द्वारा संचालित होती है? एक्सटर्नल मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, फियर ऑफ पनिशमेंट, पर्सनल इंटरेस्ट, सेटिस्फैक्शन एंड इंटरनल क्यूरियोसिटी, या सोशल प्रेस्टाइज एंड स्टेटस की वजह से। किसकी वजह से होता है? इसका आंसर होगा कि पर्सनल इंटरेस्ट हो, सेटिस्फैक्शन हो और इंटरनल क्यूरियोसिटी की वजह से, व्यक्तिगत रुचि, संतोष और आंतरिक जिज्ञासा। अगला देखेंगे। बाह्य प्रेरणा उस छात्र द्वारा चित्रित होती है जो कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता है। फुलफिल पर्सनल क्यूरियोसिटी, अभी बताया था पर्सनल क्यूरियोसिटी किसमें आती है? इंटरनल में। विन ए कैश प्राइज और मेडल, एक्सपीरियंस जॉय ऑफ लर्निंग, मास्टर ए कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इंडिपेंडेंटली। तो इसका आंसर रहेगा एक्सपीरियंस ऑफ जॉय। तो किसमें आता है? इंटर्नशिप में। गलत हो जाएगा। मास्टर ए कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली भी किसमें करता है बच्चा? आंतरिक अभिप्रेरणा में, या मास्टर करने की सोचता है जो इसमें ही सोचता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बाह्य प्रेरणा किस चीज की वजह से? कोई कैश मिल रहा है, रिवॉर्ड्स की वजह से, अप्रेजल की वजह से, क्या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रहती है। अगला देखेंगे। अकॉर्डिंग टू बीएफ स्कीनर, कौन सी थ्योरी दी उन्होंने? ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंट्रोड्यूसिंग अ प्लेजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ अ बिहेवियर इज कॉल्ड। बीएफ स्कीनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग के अनुसार किस व्यवहार की संभावना को बढ़ाने के लिए सुखद उद्दीपक प्रदान करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट या एक्सटिंक्शन। क्या कहलाता है? व्यवहार को बढ़ाना है तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, और वो प्लीजेंट स्टिमुलस। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, प्लीजेंट स्टिमुलस पूछा गया है, इसलिए क्या है ये? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। अगला देखेंगे। रिमूविंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज अ डिजायर्ड बिहेवियर। अब इसमें क्या करना है? एक अनप्लीजेंट बिहेवियर को या अनप्लीजेंट स्टिमुलस को क्या करना है? रिमूव करना है और इंक्रीज करना है एक डिजायर्ड बिहेवियर को। तो उसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव पनिशमेंट और एक्सट्रीम। तो उसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, अगला देखेंगे। इन पावलो क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट विद डॉग्स, द बेल साउंड आफ्टर कंडीशनिंग एक्ट एज अ। कुत्ते के साथ पावलो के शास्त्रीय अनुकूलन प्रयोग में अनुकूलन के बाद घंटी की आवाज किस रूप में कार्य करती है? अनकंडीशनल स्टिमुलस के रूप में, कंडीशनल स्टिमुलस के रूप में, अनकंडीशनल रिस्पांस के रूप में, या प्राइमरी रेनफोर्सर के रूप में। किसके रूप में काम करती है? तो इसका आंसर होने वाला है बी। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन इतने ही। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।